दोस्तों ये है सीरिया, दुनिया का एक ऐसा देश कि जहां पर पिछले 13-14 साल से लगातार जंग चल रही है। एक ऐसी बड़ी और ख़तरनाक जंग कि जिसमें दुनिया की शायद ही कोई ऐसी बड़ी ताकत होगी कि जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नज़र ना आती हो, मगर शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि 8 से 9 दिन, हाँ दोस्तों, सिर्फ 8 से 9 दिन लगेंगे और सीरिया का पूरा नक्शा, सीरिया की राजनीति, सीरिया में पिछले 50 साल से लगातार कायम असद फैमिली का राज, सब कुछ खत्म हो जाएगा। न सिर्फ खत्म होगा बल्कि जिस तरह से खत्म होगा वो पूरी दुनिया के होश उड़ा कर रख देगा और दुनिया की बहुत सारी ताकतों को तो बेबस करके रख देगा। और जानते हैं कि सीरिया में अचानक से ये जो कुछ भी हुआ है, जिस तरह से हुआ है, इन सभी के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का हाथ है। वही इंसान कि जिसने 8 से 9 दिन के अंदर ही अपनी जंगी काबिलियत से तो दुनिया के होश उड़ा ही डाले, साथ ही साथ वर्ल्ड पॉलिटिक्स के गेम में भी जिस तरह से उसने अपनी चालें चली हैं, जिस तरह से मोहरे सेट किए हैं, उसके सामने तो रशिया और ईरान जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी बेबस नजर आई हैं। अब तक तो आप लोग समझ भी चुके होंगे कि यहाँ पर बात हो रही है सीरिया के नए सबसे बड़े और मशहूर चेहरे अबू मोहम्मद अल जूलानी के बारे में। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल जूलानी की पर्सनैलिटी अपने आप में बड़ी ही अजीबोगरीब है, क्योंकि कभी तो इस इंसान का ताल्लुक ऐसे ग्रुप्स और ऐसे संगठन के साथ रहा कि जो आतंकवादी ग्रुप थे, तो कभी इस इंसान ने ऐसे ग्रुप को ज्वाइन किया या ऐसे ग्रुप को इस्टेब्लिश किया कि जिसकी आइडियोलॉजी राष्ट्रवादी और काफ़ी मॉडरेट समझी गई। बिल्कुल ऐसे ही ये इंसान कभी तो अमेरिका की जेल में रहा एक आतंकवादी के तौर पर, तो कभी इस इंसान के ऊपर ही ये इल्ज़ाम लगे कि ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA या फिर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करता है। कभी तो अमेरिका ने इस इंसान के सर पर हद से ज़्यादा इनाम घोषित कर दिया, जो आज भी है। तो कभी अमेरिका के मशहूर मीडिया हाउस यानी कि CNN की तरफ से इस इंसान को इंटरव्यू के लिए भी इनवाइट कर दिया गया। यही वजह है कि अब जब इस इंसान की लीडरशिप में इसकी फौज ने सीरिया के ज़्यादातर इलाके को फतह कर लिया है, तो आधे लोग तो ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि इस इंसान की वजह से सीरिया के और भी बुरे दिन आने वाले हैं और सीरिया तो और भी बुरी तरीके से बर्बाद होकर रह जाएगा। तो वहीं एक ग्रुप ऐसा भी है कि जिसका कहना है कि ये तो सीरिया का सबसे बड़ा हीरो है कि जो सीरिया की किस्मत बदलने के लिए आया है। तो अब सवाल यही है कि आखिर अबू मोहम्मद अल जूलानी हकीकत में है क्या, इस इंसान का इतिहास क्या है और इसकी सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, अगर हम बिल्कुल शुरू से शुरू करें तो कहानी का आगाज होता है सन 1982 से, कि जब सऊदी अरबिया के रियाद में रहने वाली एक सीरियन फैमिली के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होती है। इस बच्चे का नाम रखा गया था अहमद हुसैन अल शरा, लेकिन आगे चलकर यही बच्चा मशहूर होता है अबू मोहम्मद अल जूलानी के नाम से। यहाँ पर ये जो अल जूलानी वर्ड है, याद रहे कि ये गोलान हाइट की वजह से है। हाँ दोस्तों, वही सीरियन इलाका कि जिस पर एक लंबे वक्त से इजराइल ने कब्जा कर रखा है, क्योंकि अल जूलानी के दादा इसी एरिया में रहा करते थे, उनका घर यहीं पर था। लेकिन 1967 में जब इजराइल ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया तो इनके फादर को यहाँ से बाहर निकलना पड़ा और बाद में आकर इनकी फैमिली सऊदी अरबिया में सेटल हो गई, जहाँ पर ये लोग अरामको कंपनी के आसपास में ही रहा करते थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बचपन से ही अल जूलानी का पढ़ाई के मामले में रिकॉर्ड काफी अच्छा था, तमाम साथियों में गिनती टॉप पर हुआ करती थी। मगर वो एक चीज कि जो अल जूलानी को अपने तमाम साथियों में भी जुदा बनाती थी, वो था दरअसल अल जूलानी का रिलीजियस मतलब के धार्मिक होना और साथ ही साथ हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट होना। भले ही फैमिली सऊदी अरबिया में रहा करती थी, लेकिन थी तो सीरियन ही और सीरिया छोड़कर आना पड़ा था, तो इसीलिए फैमिली का सीरिया की राजनीति से गहरा लगाव था। जिस दौर में अल जूलानी की पैदाइश हुई थी, यही वो दौर था कि जब बशर अल असद के जो फादर हुआ करते थे यानी कि हाफिज अल असद, उन्होंने अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े होने वाली जो तहरीक थी मुस्लिम ब्रदरहुड की, उसको दबाने के लिए क्रैकडाउन शुरू किया था और हम्स और हमा जैसे शहरों में वो कत्लेआम किया था कि जिसको आज भी पढ़कर रूह कांप जाती है। इस कत्लेआम के जरिए से भले ही हाफिज अल असद ने अपनी हुकूमत को तो सिक्योर कर लिया था, मगर जो सीरियन लोग थे और स्पेशली जो सुन्नी बड़ा तबका था, वो चाहे सीरिया में रहता हो या सीरिया के बाहर, उनके दिलों में हाफिज अल असद की हुकूमत के खिलाफ एक अलग ही आग जल चुकी थी। ये आग थी नफरत की और ये आग थी बदले की। साथियों, धीरे धीरे वक्त गुजरा और फिर 1990 का दशक खत्म होने से पहले ही अल जूलानी की जो फैमिली थी वो अपने वतन सीरिया की राजधानी दमिश्क में वापस आ चुकी थी। अल जूलानी भी सीरिया में ही रहने लगा था और यहीं से ही अब अल जूलानी की जिंदगी बदलने वाली थी। वो इस तरह, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस इंसान को हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो जाहिर है चाहे फ़िलिस्तीन हो, सीरिया हो, इराक हो, ईरान हो,
सभी की राजनीति से ये इंसान अच्छी तरीके से फेमिलियर हो चुका था। और फिर उसी दौर में ही मतलब कि साल 2000 के अंदर सेकेंड इंतिफादा यानी कि फ़िलिस्तीनियों की तरफ से इजराइल के खिलाफ दूसरे विद्रोह की शुरुआत हुई। इस दूसरे इंतिफादा ने उस अल जुलानी के ऊपर गहरा असर छोड़ा कि जिसकी उम्र उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 17 या फिर 18 साल रही होगी। इस इंतिफादा के दौर से ही अल जुलानी अपने आप से ये वादा कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो जुलानी हथियार उठाएगा। साल आया 2003 का कि जब अमेरिका ने सीरिया के पड़ोसी देश इराक को इन्वेड किया। पूरी ही अरब दुनिया में अमेरिका के खिलाफ गुस्से की एक लहर दौड़ गई। इसका सीधे तौर पर असर अबू मोहम्मद अल जुलानी के ऊपर भी हुआ और अल जुलानी ने यह फैसला किया कि वो अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए इराक जाएगा। अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अपना बैग पैक किया और सीधे दमिश्क शहर से इराक के बगदाद पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी। शुरुआती दिनों में तो इराक के अंदर अल जुलानी की पहचान सिर्फ एक आम फाइटर की ही थी, मगर क्योंकि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए एक दिन हुआ ये कि अचानक से अल जुलानी को अमेरिका के द्वारा पकड़ लिया गया और पकड़कर फिर इराक की बूका नाम की उस मशहूर और बदनाम जेल में बंद किया गया कि जहां पर अमेरिका अपने सबसे बड़े बड़े दुश्मनों को रखा करता था। यहाँ पर अल जुलानी की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया क्योंकि इस जेल के अंदर ही जुलानी को अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का मौका मिला और एक नई तरीके की आइडियोलॉजी डेवलप होना शुरू हुई। खास तौर से इस जेल के अंदर अल-कायदा और ISIS जैसे कुछ आतंकवादी ग्रुप के मेंबर्स या फिर लीडर्स भी मौजूद हुआ करते थे, जिसमें अबू बकर अल बगदादी का नाम सबसे ऊपर है। अल जुलानी की ISIS के फाउंडर अल बगदादी से सिर्फ मुलाकात ही नहीं हुई बल्कि ये रिश्ता गहरा होता चला गया और मानो एक तरीके से अल जुलानी अल बगदादी का एक हैंड बन गया। धीरे धीरे और वक्त गुजरा और साल आया 2011 का कि जब सीरिया के अंदर पहले तो बशर अल असद की हुकूमत के खिलाफ एक विद्रोह शुरू हुआ, जिसने बाद में फिर एक खतरनाक सीरियन सिविल वॉर का रूप ले लिया। अब जाहिर है ये तो खुद अल जुलानी का मुल्क ही था, तो इससे अल जुलानी पीछे कैसे रह सकता था। बूका कैंप से रिहा होते ही अल जुलानी ने सीरिया पहुंचने का फैसला किया और इस बार तो जुलानी के पास न सिर्फ पैसा था, सपोर्ट था, बल्कि सबसे बड़ी चीज एक मिशन और एक नई आइडियोलॉजी भी थी। सीरिया वापस आकर अल जुलानी ने सबसे पहले अल-कायदा की मदद से एक नए ग्रुप की बुनियाद रखी जिसका नाम रखा गया अल नुसरा फ्रंट। ये दरअसल अल-कायदा की ही एक नई ब्रांच थी कि जो सीरिया के अंदर खोली गई थी और जो सीरिया के अंदर अल-कायदा को एक अलग नाम से रिप्रेजेंट करने वाली थी। अब क्योंकि ISIS भी अल-कायदा से मिला हुआ था तो आपस में ये सभी एक दूसरे से वेल कनेक्टेड थे। अब चाहे आत्मघाती हमले हों या फिर सीरिया की हुकूमत के ऊपर खतरनाक हमले हों, इन तमाम चीज़ों से थोड़े से वक्त के अंदर ही अल जुलानी के इस नए ग्रुप ने सीरिया के अंदर डर पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से अब अल जुलानी को खुद भी ये समझ आ चुका था कि ये चीजें तो काम नहीं करने वाली हैं, बल्कि अपने आप में बदलाव लाना होगा। क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश हों या ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो तो इनको आतंकवादी मानते ही हैं और साथ ही साथ आम लोगों का सपोर्ट भी मिलने से रहा। इसी वजह से अब अबू मोहम्मद अल जुलानी ने नई तरीके से प्लानिंग शुरू की और साथ ही ISIS की उस आइडियोलॉजी को भी तर्क कर दिया कि जिसके मुताबिक इनका मकसद इस्लामिक कैलिफेट कायम करना था, बल्कि अब अपना मकसद सिर्फ नेशनलिज्म बनाया। मतलब कि सीरिया के अंदर बशर अल असद की हुकूमत को उखाड़ फेंकना और सीरिया के अंदर ही सीरिया के लोगों की हुकूमत को कायम करना। अल जुलानी ने सिर्फ यहीं पर बस नहीं किया बल्कि अपनी इमेज को भी अब इंटरनेशनल लेवल पर बदलने की कोशिश की और वो इमेज की जो पहले सिर्फ एक लड़ाके और मिलिटेंट की थी, उसको अब साथ ही साथ एक नेता मतलब कि पॉलिटिशियन की इमेज में भी ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। और सीरिया में सबसे बड़ा मोड़ और सबसे बड़ा बदलाव तो 2017 में उस वक्त आया कि जब अल जुलानी की तरफ से अपने एक नए संगठन का ऐलान किया गया जिसका नाम रखा गया हयात तहरीर अश-शाम, मतलब कि HTS। माना जाता है कि अल जुलानी की तरफ से ये जो फैसला लिया गया था, ये दरअसल पूरी दुनिया के लिए ऑफिशियल ऐलान था कि हम पूरी तरीके से बदल चुके हैं। मतलब हमारी पुरानी जो भी आइडियोलॉजीज हैं, जो भी मकासद हैं, जो भी आगे बढ़ने का हमारा तरीका है, काम करने का तरीका है, वो हमारे इस नए नाम के साथ बदल चुका है। टर्की के बॉर्डर से लगे हुए सीरिया के थोड़े बहुत इलाके जो इन लोगों के कंट्रोल में थे, वहाँ पर इन्होंने एक प्रॉपर गवर्नमेंट कायम की और उस गवर्नमेंट के अंडर में जैसे बाकी दुनिया में होता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, स्कूल्स बनवाए, चैरिटी के काम किए। इवन अबू मोहम्मद अल जुलानी ने आम लोगों से मिलना जुलना तक शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आम लोगों का तो भरोसा जीत ही लिया, साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी इमेज में काफी बदलाव आने लगा था। अल जुलानी ने अब रशिया समेत जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ भी बातचीत करनी शुरू कर दी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ISIS और अल-कायदा से दूरी बनाकर और एक नए नाम के साथ एक नए ग्रुप की बुनियाद रखकर अबू मोहम्मद अल जुलानी
अल-जुलानी ने रीब्रांडिंग का जो ख्वाब देखा था वो लगभग पूरा होने लगा था। दुनिया ने समझना शुरू कर दिया था कि अल-जुलानी मैदान में सिर्फ जंग ही नहीं लड़ता है, बल्कि ये तो डिप्लोमेसी का भी एक बड़ा प्लेयर है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और इस पूरे दौर में अल-जुलानी ने अपने ग्रुप को फौजी लिहाज से तो मजबूत किया ही, मगर उससे भी ज्यादा काम किया डिप्लोमेसी के ऊपर। यही वजह है कि साल 2024 नवंबर के बिल्कुल आखिर में जब इस ग्रुप ने अचानक से असद हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया तो दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि इतना छोटा ग्रुप, भले ही उसके पास किसी बड़ी ताकत का सपोर्ट भी हासिल हो, तब भी वो इतनी तेजी के साथ बढ़त कैसे बना सकता है, बावजूद इसके कि दूसरी तरफ से ये दावा किया जा रहा हो कि दुश्मन फौज के पास रशिया और ईरान का सपोर्ट हासिल है। शुरू में भले ही किसी भी तरह की बातें हो रही थी, अलग अलग तरह के दावे हो रहे थे, लेकिन अब जब सब कुछ हो चुका है तो धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। और अब ये कह पाना मुश्किल नहीं होगा कि अल-जुलानी का जो HTS ग्रुप है उसने सीरिया को इतनी तेजी के साथ जो कंट्रोल में लिया है वो दरअसल हथियारों की मदद से नहीं बल्कि डिप्लोमेसी की मदद से लिया है। उसकी पहली वजह तो यही है कि चाहे पास्ट में मतलब कि माजी में ये ग्रुप कुछ भी रहा हो और फ्यूचर में चाहे कुछ भी रहे, लेकिन मौजूदा दौर की सच्चाई तो ये है कि ये लोग अपनी कोशिशों के नतीजे में सीरिया के ज्यादातर आम लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे, जिसका सबूत साफ तौर पर उन फोटोज और वीडियोस में नजर आ रहा है कि जो असद गवर्नमेंट के गिरने के बाद से सीरिया से बाहर निकल कर आ रही हैं। जबकि एक दूसरा रीजन ये भी है कि भले ही ये दावा किया जाता रहा हो कि असद गवर्नमेंट के साथ रशिया और ईरान है, लेकिन क्या कोई अक्लमंद इंसान इस बात पर यकीन कर सकता है कि इस जंग में वाकई रशिया और ईरान पूरी ताकत से लड़ रहे थे और असद गवर्नमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे थे? जवाब है बिल्कुल नहीं। शुरू में खबरें भले ही चलाई गई कि रशिया एयर स्ट्राइक्स वगैरह कर रहा है और शायद उसने की भी, लेकिन अंदर की बात यही है कि ना तो रशिया और ना ही ईरान इस बार असद गवर्नमेंट को बचाने में इंटरेस्टेड थे, बल्कि उन्होंने कोई भी इस तरह के एफर्ट या कोई भी इस तरह की कोशिश ही नहीं की कि जिससे HTS को दुश्वारी भी पैदा हो। अब इसके पीछे कौन से अलग अलग रीजंस रहे होंगे, मजबूरियां रही होंगी, वो तो आपको रशिया और ईरान ही बता सकते हैं, मगर कोई एक वजह जो आपको आसानी के साथ बताई जा सकती है वो है अल-जुलानी की जबरदस्त डिप्लोमेसी। टर्की का जो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो डिप्लोमेसी की वजह से है। अमेरिका भी अगर अंदरूनी तौर पर बैक कर रहा होगा, जो कि बहुत सारे लोग दावा भी करते हैं, तो जाहिर है वो भी डिप्लोमेसी का ही हिस्सा है। रशिया और ईरान अगर जानबूझकर खामोश हैं तब भी वो डिप्लोमेसी का हिस्सा हैं, और अगर मजबूरी में खामोश हैं तब भी वो डिप्लोमेसी का असर है। बाकी सब तो छोड़ ही दीजिए, क्या इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली कोई चीज नजर आ सकती है कि वो अल-जुलानी के जिसको लंबे वक्त से अमेरिका समेत ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज एक आतंकवादी मानती आई हैं, अमेरिका की तरफ से जिस इंसान के सर पर इंडियन रुपीस में लगभग 83 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया हो, उसी अल-जुलानी को अचानक से इसी ऑपरेशन के बीच में अमेरिका के मशहूर मीडिया हाउस यानी कि CNN की तरफ से इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाता हो, और इंटरव्यू में अल-जुलानी की तरफ से अल्पसंख्यकों और सीरिया के बाकी आम लोगों का भरोसा जीतने, उनकी हिफाजत करने की बातें की जा रही हों। ऐसी बातें कि जिनको सुनकर और देखकर अमेरिकी लोग भी अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं कर पा रहे। यकीन करे भी कैसे, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले तक भी इसी मीडिया के जरिए से अमेरिकी लोग जिस अल-जुलानी के बारे में जानते, सुनते और देखते आए थे वो तो बिल्कुल ऑपोजिट हुआ करता था। तो दोस्तों, यही तो है वो कूटनीति, वो डिप्लोमेसी कि जो दुनिया की किसी भी जंग में हथियारों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और असरदार साबित होती है। करंट सिनेरियो तो यही है कि अबू मोहम्मद अल-जुलानी की फौज सीरिया के ज्यादातर हिस्से को अपने कंट्रोल में ले चुकी है, बशर अल-असद की हुकूमत को पूरी तरीके से खत्म कर चुकी है। लेकिन अल-जुलानी के अंडर में क्या सीरिया की किस्मत बदलेगी या नहीं, सीरिया के साथ आगे क्या होने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।